नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव चक्रव्यूह जैसा होता है और चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए जरूरत होती है खास रणनीति की, खास राजनीतिक की, और उससे भी अहम होता है रणनीति को जमीनी हकीकत में बदलने का मादा रखने वाले सियासी सेनापति की। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है, लेकिन सेनापतियों के साथ साथ होते हैं क्षेत्रीय क्षत्रप और उनकी भूमिका भी बेहद खास होती है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है और तो और खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक रणनीतिक और राजनीतिक रूप से बड़े उन चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस चुनावी संग्राम में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम संग्राम के सेनापति की। आज संग्राम के सेनापति में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के राज्य केरल की राजनीति की और यहां के राजनीतिक दलों के उन सेनापतियों की जिनके कंधों पर है इस लोकसभा संग्राम में अपनी अपनी पार्टियों की विजयश्री सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। केरल भारत का दक्षिणी राज्य अपनी खूबसूरती और सियासत दोनों वजह से चर्चा में बना रहता है। इस राज्य के अपने मुद्दे हैं, अपनी भाषा है और अपने राजनीतिक समीकरण है। यहाँ की सियासत में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार के चेहरे चुनाव परिणाम का खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। दरअसल यहाँ की राजनीति में असली लड़ाई सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच रही है। ऐसे में ये तमाम सियासी गठजोड़ और एलडीएफ के लिए सेनापति की भूमिका में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की भूमिका 2024 के मद्देनजर किस ओर इशारा कर रही है, इस पर पेश है यह खास रिपोर्ट। केरल की राजनीति में असली लड़ाई सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के बीच रही है। बीजेपी को हराने के लिए भले ही देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस और तमाम वाम दल एक पाले में हैं और विपक्षी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन केरल में सारे राजनीतिक समीकरण उलटते हुए कांग्रेस और वाम दल आमने सामने हैं। सत्तारूढ़ सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल की राजनीति के दशकों पुराने मिथक को तोड़ते हुए बीते विधानसभा चुनाव में इतिहास गढ़ने का काम किया। दोबारा सत्ता पर काबिज एलडीएफ के जनाधार के पीछे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का दशकों का राजनीतिक कौशल बड़ी वजह रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में एलडीएफ को बीते लोकसभा प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है स्वयं राज्य के सीएम पिनराई विजयन। पिनराई विजयन के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1964 पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम में शामिल हुए। केरल स्टूडेंट फेडरेशन में जिला सचिव बने। बाद में केएसएफ ही बदलकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई हुई। 1970 में विजयन कुतुपरम सीट से पहली बार विधायक बने। 1971 और 1977 के बाद उन्होंने 1991 में कुतुपरम्बा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार विजयन को उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। 1996 में पेन्नूर से पिनराई विजयन एक बार फिर जीते और इस बार राज्य में सीपीआईएम के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार भी बनी। के न्यनर मुख्यमंत्री बने और पिनराई विजयन को ऊर्जा मंत्रालय मिला। 1998 में विजयन ने मंत्री पद छोड़ दिया। सी गोविंदन के निधन के बाद सीपीआईएम के राज्य सचिव का पद खाली होने के बाद पार्टी के राज्य सचिव बने। 2015 तक इस पद पर रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोटोकॉल के मुताबिक विजयन मंत्री पद पर रहकर पार्टी के भीतर ये पद नहीं हासिल कर सकते थे, जिसके चलते विजयन ने मंत्री पद छोड़ा था। वहीं सीएम बनने से पहले विजयन पार्टी के केरल छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट का पद भी संभाल चुके हैं। 2016 में विधानसभा चुनाव में धर्मदान निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मम्बरम दिवाकरन को उन्होंने हराया और केरल के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए।
2021 में धर्मदाम निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में लेफ्ट के गठबंधन एलडीएफ ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए दशकों पुराना इतिहास बदल दिया। 1980 के बाद से अब तक कोई भी पार्टी या गठबंधन लगातार दूसरी बार जीतकर नहीं आया था, लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव का ये कीर्तिमान सीएम पिनराई विजयन के नाम दर्ज हुआ। वहीं हाल ही में सीएम विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी कंपनी के खिलाफ ईडी ने वित्तीय लेन देन की कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में केस दर्ज किया है। बेटी पर धन शोधन के आरोप ने लोकसभा चुनाव से पहले विजयन की छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऐसे में अब देखना ये है कि बतौर सेनापति विजयन लोकसभा चुनाव 2024 में जनता का विश्वास जीतने में कितने सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राजनीतिक सरगर्मियों के बीच केरल में 2024 के चुनाव को लेकर तेजी से तैयारियां जारी हैं। पूरे देश में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आती है। ऐसे में केरल में भी कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करने और इनसे पार पाने के लिए कांग्रेस ने भी अपने सेनापति मैदान में उतारे हुए हैं, जो अपनी रणनीतियों के जरिए लोकसभा के चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो सेनापति जिन पर केरल में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए देश भर के लोगों से जुड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन चुनावी नतीजों को अपने पाले में ला सकने में पार्टी विफल ही रही। हालांकि केरल में कांग्रेस की स्थिति देश के और हिस्सों से काफी बेहतर नजर जरूर आती है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में एलडीएफ गठबंधन ने दोबारा सत्ता में आकर न केवल कांग्रेस के सत्ता के सपनों पर पानी फेरा, बल्कि इतिहास भी रचा। अब लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस सियासी समर के लिए केरल में कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल। आइए एक नजर कांग्रेस का पावर सेंटर समझे जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल के अब तक के राजनीतिक सफर पर। 1991 में वेणुगोपाल के राजनीतिक गुरु करुणाकरण ने पहली बार उन्हें कासरगोड से विधायक का चुनाव लड़वाया। हालांकि वे जीत नहीं पाए। 1996 में अलपुजा से पहली बार वेणुगोपाल विधायक चुने गए। 2001 और 2006 में एक बार फिर यहां से ही विधानसभा का रास्ता तय किया। 2004 में ओमान चांडी सरकार में मंत्री भी रहे। वेणुगोपाल का राष्ट्रीय राजनीति में आना 2009 में तब हुआ जब वह पहली बार अलपुजा से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में वेणुगोपाल एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए अलपुजा से जीते। 2024 में कांग्रेस ने एक बार फिर अलपुजा सीट से के.सी. वेणुगोपाल को मैदान में उतारा है। वेणुगोपाल के बढ़ते प्रभाव का ही संकेत है कि वे पार्टी की तमाम अहम मीटिंग में अक्सर शामिल रहते हैं। पार्टी ने उन्हें इंडी गठबंधन की समन्वयक टीम में भी रखा है। राहुल गांधी से उनकी नजदीकी का संकेत इससे भी मिलता है कि 2019 में वो वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से न सिर्फ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया, बल्कि उन्हें लड़ने के लिए तैयार भी किया। लोकसभा समर में कांग्रेस के लिए केरल में सेनापति की भूमिका में एक और दिग्गज और कद्दावर नेता सियासी संग्राम का बीड़ा उठाए हैं, जिनका नाम है शशि थरूर। अपने खास अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध शशि थरूर के राजनीतिक सफर पर एक नजर। 2009 के लोकसभा चुनाव में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से जीतकर राजनीति में पदार्पण किया। अपनी पहली चुनावी लड़ाई में थरूर ने अपने निकटतम सीपीआई प्रतिद्वंदी पी रामचंद्रन नायर को 95,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उनकी ये जीत काफी बड़ी थी, जिसका अंदाजा कांग्रेस ने भी नहीं लगाया था। शशि थरूर ने इस सफलता के बाद वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में निर्णायक जीत के साथ इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वो लगातार इस सीट से 3 बार जीत हासिल कर संसद पहुंच चुके हैं। शशि थरूर यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में लगभग 3 दशक के लंबे करियर के दौरान एक शांति दूत, शरणार्थी कार्यकर्ता और प्रशासक के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया।
बतौर राजनेता शशि थरूर ने साल दर साल तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस की साख को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि अपने निजी जीवन में जुड़े कई मामलों को लेकर थरूर यदाकदा चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन हर बार लोकसभा चुनाव में उनकी जीत ने उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया है। वहीं इस बार इस सीट से भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मैदान में आने से परिणामों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमाम सियासी समीकरण अब की बार के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं और संग्राम के सेनापति में जो प्रमुख चेहरे, जो अलग अलग पार्टियों के दावे और जो वादों को निभाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब अपने खास मेहमान का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के विक्रम राव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के विक्रम राव जी, आज हम आपसे इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे केरल को लेकर, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार तमाम जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संग्राम के सेनापति देख रहे हैं आप। आज हमारा जो विषय है और जिस पर फोकस है वो राज्य है केरल। केरल की सियासत क्या कहती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये के विक्रम राव जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसा कि हम वहां की सियासत को देखते हैं, वहां पर जो उतार चढ़ाव भरी स्थिति है, 2021 के विधानसभा चुनाव में जब हमने देखा, तो अब हम कह सकते हैं कि वहां पर जो तमाम जिम्मेदारियां जो अलग अलग पार्टियों के ऊपर हैं और जो वहां के सेनापति, उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वो आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहती हैं 2024 को देखते हुए और 2021 से जो परिणाम निकल कर आए उसके बाद के मौजूदा हालात को देखते हुए। गौरव जी, दो बातें तो पहले मैं कहूंगा जी। एक तो आपने जो रिपोर्ट पेश की है केरला के बारे में जी, उसको थोड़ा संशोधन करके उसे अपडेट करना होगा जी। तो कई घटनाएं हुई है पिछले 10 महीने में जी, वो भी उन पर भी गौर करना होगा। दूसरा ये केरला वो केरला नहीं रहा जो 1957 में था, नंबूदिरीपाद के समय, जो नयनार के समय था, करुणाकरण के समय था। ये काफी बदला है, वो भी गौर करना पड़ेगा उस चीज पर भी जी। सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, जैसे पिनराई विजयन, जिसको आपने बड़े उम्दा ढंग से पेश किया, बड़ी योग्यता से पेश किया, पिनराई विजयन की छवि आज वो नहीं है जो 5 साल पहले थी। इनका आईएएस ऑफिसर जिनका सेक्रेटरी था जेल में है जी। एक महिला जो स्मगलिंग करती है सोना, वो अरेस्ट हो गई है। इनके पार्टी के लोग इनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। पिनराई विजयन की छवि आज एक शुद्ध, ईमानदार, योग्य मुख्यमंत्री रूप में नहीं है। उसमें काफी निशान पड़े हैं, और क्या हथौड़े के निशान पड़े हैं, काफी नुकसान हुआ है। और केरल की जनता याद रखे 90% पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया। तो वो लोग जो वोट देते हैं बड़े कॉन्शियसली, सचेत होकर और पढ़ लिख कर वोट देते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको जी, ये जो मोदी फैक्टर है जी, कोई पसंद करे न करे जी, मोदी जी ने जो दौरा किया केरला का जी,
इसका कहीं तो भले ही ये छोटे छोटे ठोकर किया ठोका है, लेकिन असर तो पड़ेगा, क्योंकि दो चीजें जो हुई है, राम मंदिर का बनना और मोदी का बड़े स्तर पे लोकसभा लौटना, इसका असर ही तो पड़ा है। और जो आप इंटरव्यू कर रहे थे, मैं देख रहा था, उस पर तो चर्चा ही कर रहे हैं। बिल्कुल उस पर भी चर्चा जरूरी है और वो चर्चा हम आगे करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल हैं, क्योंकि हमने देखा है कि राहुल गांधी भी केरल से ही, वायनाड से, वहां से चुनावी ताल अपनी ठोकते हैं। तो ऐसे में अब की बार की स्थिति क्या नजर आती है आपको? किस तरह के आकलन है और जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए क्या इशारा कर रहा है? ये पिछले 70 साल से 1 और 2 के बीच में संघर्ष पड़ा था, LDF UDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार तीसरा तबका भी चुनाव में आ गया है। बिल्कुल, इसे ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय संघर्ष है। तो उसके बारे में कोई बड़ा विश्वास सा नहीं कह सकता ये जीतेगी, इसको बहुत मिलेगा। बिल्कुल। और फिर यहाँ आपने वायनाड की बात, एक बार वायनाड कहूंगा जी, वायनाड का बड़ा अच्छा जिक्र किया आपने। वायनाड एक कसौटी है राजनीतिक चेतना की केरला में। जी बिल्कुल, और इस पर तो साफ तौर पर नजर आएगा ही कि क्या तरीके के जो आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी अगर हम बात कर लें तो दक्षिण भारत में बीजेपी बीते 10 सालों में तेजी से विकास कार्यों के जरिए उभरती हुई नजर आई है और केरल की जनता प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नीतियों से खासा प्रभावित नजर भी आती है। बीते कुछ सालों पर नजर डालें तो बीजेपी केरल में अपना जनाधार दोगुना करने में कामयाब भी रही है और ऐसे में 2024 का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है और केरल में बीजेपी का संगठन और मजबूत करने के लिए सेनापति की भूमिका में के सुरेंद्रन और राजीव चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इनके सियासी सफर पर। केरल की बात करें तो केंद्र और राज्य में वाम दलों और कांग्रेस के बदलते आपसी समीकरणों के चलते बीते कुछ सालों में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं की सफलता के असर से अब केरल के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी केरल के लोगों के लिए कांग्रेस और वाम दलों की लड़ाई में एक प्रभावी विकल्प की तरह उभरती दिखी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 दशक में बीजेपी केरल में अपना जनाधार दोगुना करने में कामयाब रही है। 2009 में बीजेपी 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 17 पर तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2014 में 18 सीट पर लड़ते हुए 17 पर तीसरे नंबर पर रही थी। पिछली बार बीजेपी 15 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी केरल में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। बीजेपी खुद को केरल में स्थापित करती नजर आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका में है के सुरेंद्रन। आइए एक नजर डालते हैं केरल में भाजपा की कमान संभाले इस सेनापति के राजनीतिक सफर पर। के सुरेंद्रन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अक्टूबर 2009 में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर के सुरेंद्र केरल में बेरोजगारी के खिलाफ मार्च निकालकर चर्चा में आए थे। बीजेपी ने सुरेंद्रन को 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की पथाना मथिट्टा सीट से उम्मीदवार बनाया था। 15 फरवरी 2020 को के सुरेंद्रन को केरल भाजपा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। राज्य में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विजन को केरल की जनता तक पहुंचाते केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन के अलावा भाजपा के लिए दूसरे सेनापति की भूमिका में हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से मैदान में हैं। आइए एक नजर डालते हैं भाजपा के लिए केरल में लोकसभा चुनाव 2024 में सेनापति की भूमिका निभाते राजीव चंद्रशेखर के सियासी सफर पर। 2006 में वह शहरी बंगलुरु कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के लिए चुने गए। 2008-2009 में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2012 में सर्वसम्मति से राज्यसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुए।
2018 में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। सितंबर 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। फरवरी 2021 में पुडुचेरी चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए। जुलाई 2021 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजीव चंद्रशेखर के मुखर प्रभावशाली और जनप्रिय नेता की छवि भाजपा को तिरुवनंतपुरम की हाई प्रोफाइल सीट को लेकर आशान्वित कर रही है। पिछले 2 बार के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि भाजपा को अपना आधार बढ़ाने का सीधा मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भाजपा की स्थिति केरल में कैसी है, साफ तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की। इस पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम केरल पर चर्चा कर रहे हैं कि वहां का सियासत क्या है और किस तरह के समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव जी, साफ तौर पर हम जो भाजपा का जो जनाधार है वो हम देख रहे हैं कि तमाम रिपोर्ट्स में भी ऐसा सामने आ रहा है कि जनाधार दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है, साफ तौर पर केरल में। ऐसे में इस स्थिति में क्या बदलाव की बयार यहां 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से बदलाव की बयान तो आ रही है, क्योंकि पिछले 70 साल से केरला के मतदाताओं के सामने केवल 2 विकल्प थे, एलडीएफ, यूडीएफ। अब पहली बार एक तीसरा विकल्प आया है एनडीए के रूप में। और ये एनडीए के लोग जो लड़ाई, भले उनका व्यापक जन समर्थन न हो, लेकिन चुनौती के रूप में उभरे हों। जहां जहां कमजोर सीटें हैं, सीधे सीधा चुनाव नहीं हो रहा है, वहां एलडीएफ को मिले वोट वारा न्यारा कर सकते हैं। यहाँ मैं गौरव जी केसी वेणुगोपाल वाले को कहना चाहूंगा जी, आपने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। ये केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के कर्णधार है केरला में जी। इनको पिनराई विजयन के आदेश में राज्य पुलिस ने बंद किया, मुकदमा चलाया और काफी तंग किया इनको। अल्टीमेटली दिल्ली चले गए, वही रहने लगे। तो केसी वेणुगोपाल हार खा बैठे, वो कभी सीपीएम को माफ नहीं करेंगे। तो जरूर वही उनका नजरिया होगा, अगर सीपीएम न जीते तो भले ही बीजेपी जीत जाए, ये उनका नजरिया होगा। और इस सोच का, इस नजरिए का फर्क पड़ेगा वोटिंग पैटर्न में। तो जहां जहां प्रचार होगा, कम वोटों के मार्जिन की बात की जाएगी, उस कम मार्जिन को केसी वेणुगोपाल और जो कांग्रेस पार्टी नुकसान पहुंचा सकेगी और काट सकती है बिल्कुल सीपीएम के वोट। निश्चित तौर पर तमाम जो यहाँ पर मुद्दे हैं वो तो प्रभावी है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सब जो बातें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर तमाम रणनीतियां बनती बिगड़ती हुई यहाँ से नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ते हुए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ संग्राम के सेनापति में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।